अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आसिफ जाह सामिन नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर को आज बादीदा नम हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में वाक़ मकाबिर आसिफिया में उनके वालिद प्रिंस ऑफ बराद नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जा बहादुर की खबर के पहलू में सुपुर्द लहद कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा इसी मस्जिद में बाद असर अदा की गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद के साथ साथ आसिफ जाही खानदान के अफराद, मुख्तलिफ ट्रस्टों के जिम्मेदारों और अहम शख्सियात ने शिरकत की और उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। खबल अजीम मुकरम जा बहादुर की मैयत को अवाम के आखिरी दीदार के लिए चारशुम्बे की सुबह चौमहला पैलेस में रखा गया, जबकि कल शाम अहम शख्सियात ने चौमहला पैलेस पहुंचकर उनकी मैयत का आखिरी दीदार किया और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। दरबार हॉल के एक हिस्से में आसिफ जाह सामीन की मगफिरत के लिए मुसलसिल कुरान ख्वानी का अहतमाम किया गया, जहां पर मर्द व ख़वातीन कुरान ख्वानी में मसरूफ थे। बाद नमाज ज़ोहर गुस्ल और तजहीज़ व तकफीन अंजाम दी गई। दरबार हॉल के बाजू खुली जगह पर गुस्ल और तजहीज़ व तकफीन के इंतज़ाम किए गए थे। सपहर 3:30 बजे चौमहला पैलेस से जुलूस जनाजा की रवानगी अमल में आई। उनका जनाजा मक्का मस्जिद ले जाया गया। हज़ारों अफराद के हुजूम के पेश नज़र नमाज जनाजा मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मेंबर के करीब अदा की गई। शाम 4 बजे तक मक्का मस्जिद की इब्तदाई 5 सफ़े मुकम्मल हो गई थी। मक्का मस्जिद के फानूस जो हर साल अहम रातों जैसे शब मेराज, शब बरात और शब कद्र के अलावा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खोले जाते हैं, बतौर खास आज खोले गए थे। पुराने शहर के कई इलाकों में आज सियाह झंडियां बतौर स्टोर लगाई गई थी। पुराने शहर के कई मकामात पर दुकानात और तिजारती इदारे रजाकाराना तौर पर बंद रहे। कई दुकानात पर फ्लेक्सी लगाते हुए मुकरम जाह को भरपूर खिराज पेश किया गया। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि निज़ाम हुक्मरानों ने कई अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्रामों को अंजाम दिया। उन्होंने आज पार्टी के दीगर कायदीन बशमूल साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह, TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर के हमरा
चौमहला पैलेस में मुकरम जहाँ बहादुर की आखिरी दीदार किए। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद में उस्मानिया, नीलोफर और किंग कोठी हॉस्पिटल्स के अलावा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम का सेहरा निज़ाम खानदान के सर जाता है। हैदराबाद में सेहत और तालीम के शोबे में तरक्की पर भी निज़ाम ने खुसूसी तवज्जो दी थी। उन्होंने कहा कि मुकरम जहाँ बहादुर की तजहीज़ व तकफीन को सरकारी एजाज़ात के साथ एहतमाम करने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि निज़ाम के असासों को चंद्रशेखर राव हुकूमत फ़रोख्त कर रही है। हुकूमत को इस तरह के फैसलों से बाज आना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुकरम जहाँ बहादुर के नाम पर कोई एक अजीम प्रोग्राम शुरू करें। निजाम सरकार ने 220 साल चलाना कोई मामूली बात नहीं। आज के तारीख में 5 साल 10 साल सरकार चला है, तो वाले बहुत सारे बात बोल रहे हैं, पूरे लोग हम जुम्मली है, पूरे लोग हमारे साथ हैं। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जो निजाम के खिलाफ होने वाले 220 साल चलाना कोई मामूली बात नहीं। मतलब इसका मतलब लोग निजाम सरकार के साथ कैसे जोड़े थे, लोगों के लिए निजाम सरकार ने कितना काम किए, कितना कोशिश की, ये सब सारे भी हम लोग इस वक्त पे याद करना है। इसीलिए मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी से मेरा डिमांड है कि प्रिंस मुकरम जहाँ के नाम पे बड़ा अच्छा पूरे सब लोगों को भला होने के लिए कुछ बना के उसके नाम रखा, क्योंकि वो हमेशा याद रहता है कि उन्होंने इतना सारे देखेगा। आज जो बेच के जी रहे तेलंगाना सरकार, हर जगह निजाम सरकार ने छोड़ दी है। उनके निशानों को मतलब लाखों एकड़ के जगह अभी कहाँ से बचा, निजाम सरकार ने बचा के रखा। तो आज के सरकार में जो बेच के हर दिन पेपर में देख रहे हैं, वहाँ पर जगह ऑक्शन में हुडा HMD सब सारे लोग ऑक्शन में बेचे, किसने दिया वो जगह? आज के सरकार में कोई ऐसा सवाल कि उसके ग्रैंडफादर ने तो कोई परिवार ने नहीं दिया, निजाम परिवार ने दिया, निजाम सरकार ने दिया। तो इतने सारे पैसे निजाम बचा के रखे, वो पूरा जगह को बेच के सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं तेलंगाना सरकार और चंद्रशेखर राव जी से एक ही डिमांड है, प्रिंस मुकरम जहाँ के नाम पे कुछ अच्छा कुछ बनाना है। वो क्या बनाना है, कैसे बनाना, असल में चर्चा करना, इसका नाम हमेशा इनके परिवार के इनका नाम हमेशा याद आएगा। ये सरकार का जिम्मेदारी है। जो पुराना है वो लोग देखते गए सो निशान है, पर ये सरकार का भी जिम्मेदारी है निज़ाम को तारीफ करना छोड़कर निज़ाम के नाम पे जो अच्छा काम किए तो हर गरीब कहना पड़ रहा है कि आज हमारे दरमियान में निज़ाम और निज़ाम हाली जनाब मीर फजल अली खान साहब हमारे दरमियान में नहीं। आप जानते हैं कि निज़ाम फैमिली सिंधिया दौर में उन्होंने हैदराबाद को और तेलंगाना को और दक्खन किस तरह डेवलप किया हम सब जानते हैं। आज़ादी से पहले 560 राजा महाराजे थे, लेकिन जो दक्खन के नवाब साहब मीर उस्मान अली खान साहब, अहमद अली खान साहब, उससे पहले के लोग कि अपना ओन रेल पूरा दक्खन के अंदर रेल, उसके साथ बेगमपेट एयरपोर्ट के साथ यहाँ करेंसी और खास तौर पर एजुकेशन के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, माजून सिटी कॉलेज, निज़ाम कॉलेज, लड़कों के लिए वुमेंस कॉलेज, ये ऐसी चीज़ें हैं कि सुनने के लिए आज़ादी से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि निज़ाम साहब की जो सोच थी रिजर्वेशन सोच थी हमेशा के खिलाफ। तुर्क में 2 रोज के नीचे उस्मान अली के ग्रैंडसन आजमजाई का बेटा मुकरम जाई को पूरा अथॉरिटी दिए थे। जब उन्हें हटने के बाद आज उनका फ्यूनरल हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट फ्यूनरल बोले। आज एक दिन बंद रखने में क्या नुकसान था मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5 बजे खोलो बोलना था, क्यों बोलते उनका 1-2-3 बजे तक उनका मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद उनका फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल के बाद खोलो बोलना था। आज उन्हीं के बदौलत, आज उस्मान अली खान के बदौलत, मुकरम जहाँ के बदौलत में आज पूरा कोकापेट से लेके गच्चीबौली से लेके ऑलमोस्ट हैदराबाद के सराउंडिंग सब जमीन उन्हीं का ही था। जुबलीज, बंजारा हिल्स
ऑलमोस्ट सरकार का जमीन न थे, वो सब छोड़ के गया। और लोग चलने के वास्ते, गार्डन अच्छा रहने के वास्ते, एनवायरमेंट रहने के वास्ते उनका ओन पैलेस भी दे दिए। जो ब्रह्मानंद रेड्डी का जो गार्डन बना, कितना बड़ा हिस्टोरिक है। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा मौका नहीं मिलता कोई स्टेट में। इतना करने के बाद आज उनको बंदकाल क्यों नहीं दिए? इसका मतलब यह है बीजेपी वाले, आरएसएस वाले मुखालिफ करेंगे बोल के कर रहा है। आज भारत का पार्टी लगाया भारत। बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि मेक इन इंडिया इक़दाम एक इनिशिएटिव जो मरकजी हुकूमत का है वो जोकिन इंडिया बन गया। खम्मम में भारत राष्ट्र समिति के पहले जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मरकज में बीआरएस की मुजवजा हुकूमत ने इख्तिदार हासिल किया तो मुल्क भर के किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बीआरएस इख्तिदार में आती है तो मुसल्लह अफवाज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के रैतु बंधु जैसी स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियां बैन रियासती पानी के मसाइल के लिए जिम्मेदार हैं। केसीआर की ज़ेर सदारत जलसे आम से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने भी खिताब किया। పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న ఈ సభకి విచ్చేసిన లక్షలాది మందిగా వచ్చేసిన అశేష జనవాహినికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ సమావేశం చరిత్రలో మన ఖమ్మం జిల్లా చరిత్రలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున సమావేశం నిర్వహించుకోవటం ఇదే మొదటిసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీగా ఆవిర్భవించిన సందర్భంగా జరుగుతున్న ఈ సభకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ప్రాఫిట్స్ ఇది నేను బీజేపీ అవలంబించే దుర్మార్గమైనటువంటి పెట్టుబడిదారీ దోపిడీదారుల యొక్క ప్రభుత్వం. నేను సీదా చెప్తా ఉన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, అయ్యా మోడీ గారు, మీ పాలసీ ప్రైవేటైజేషన్, మా పాలసీ నేషనలైజేషన్. ఇలా అమ్ముతాడు ఎల్ఐసిని అమ్మాయి పర్వాలేదు, 24 తర్వాత నువ్వు ఇంటికి, మేము ఢిల్లీకి గ్యారంటీగా మళ్ళా ఎల్ఐసిని వాపస్ తీసుకుంటాం. పబ్లిక్ సెక్టర్లోనే ఆ ఎల్ఐసిని కొనసాగిస్తామని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఎల్ఐసి సోదరులకు 42 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులున్నాయి. లక్షలాది మంది ఎల్ఐసి ఏజెంట్లు ఉన్నారు, లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. భారతీయుల ఆత్మతోని, ప్రతి సామాన్యుని కుటుంబంతోని వెనవసిపోయిన పేగు బంధం ఉన్న సంస్థ మన ఎల్ఐసి. దాన్ని అప్పనంగా అడ్డికి పావు చేయరు, ఇష్టం వచ్చిన మా సావుకారులకు అమ్ముతామని మోడీ గారు నువ్వు ఊళ్ళూరుతున్నావు. నువ్వు అమ్మినా మళ్ళా మేము వాపస్ తీసుకుంటాం. ఎల్ఐసి ఏజెంట్ మిత్రులారా, ఎల్ఐసి కార్మికులారా, సింహాల్లాగా గర్జించండి, పిడికిలెత్తండి, బీఆర్ఎస్ బలపరచండి, ముందుకు పోదాం. మన आपके मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। आपकी सब लोगों की आंखों का चेकअप कराया जाएगा। तेलंगाना में 4 करोड़ लोग रहते हैं, 4 करोड़ लोग। सब लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, आदमी की, औरत की, इस धर्म की, उस धर्म की, अमीर की, गरीब की, सब लोगों की आंखों का चेकअप केसीआर साहब मुफ्त में कराने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। जिसकी आंखों में डिफेक्ट मिलेगा उसको मुफ्त में दवा दी जाएगी। जिसे चश्मे की जरूरत होगी उसे मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा। और अगर किसी की आंखों में ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, ये खम्मम वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत नहीं होंगी, ताकतें नहीं होंगी, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है।
यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, अगर किसान कभी इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा, तो यहाँ के किसान इकट्ठे होकर के अपनी आवाज बुलंद कर करके उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है, चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो, and many other great martyrs. I salute them. I pay my tributes to them all. At the outset, I congratulate Telangana Chief Minister, my very dear, beloved KCR Garu. Not वो पहला कदम बदलाव का कदम था। आपका यहां पे आना इस बात का सबूत है कि आप देश को प्यार करते हैं, आपको चिंता है कि देश कहां जा रहा है, आपको इस बात का ज्ञान है कि देश नफरत की राजनीति को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये देश एक गुलदस्ता है, अलग अलग रंगों के फूल हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जिस गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों, उसको ज्यादा देर देखा नहीं जाता। असल में फूलों की रंग की जो विभिन्नता है, वही उसको गुलदस्ता बनाती है। तो आज देश क्या मांग रहा है? देश मांग रहा है रोजगार। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ इंडिया, भारत, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का, वो भी जुमला। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने खम्मम कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह केरल, दिल्ली, पंजाब के वज़ीर आला, यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव और सीपीआई के कौमी लीडर डी राजा की मौजूदगी में किया। क़ब्ल अज़ीं यादाद्री से हेलीकॉप्टर में खम्मम पहुंचने वाले वज़ीर आला और कौमी कायदीन का जिले खम्मम के कायदीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला केसीआर ने कौमी रहनुमाओं को नौ तामीर शुदा कलेक्ट्रेट की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने दफ्तर में खुसूसी पूजा प्रोग्रामों और बैनुल मज़ाहिब दुआया इज्तिमा में शिरकत की। बाद अज़ां उन्होंने कलेक्टर वीपी गौतम को चैम्बर में बिठाकर मुबारकबाद दी। आंखों की तशखीस के दुनिया के बड़े प्रोग्राम के दूसरे मरहले का चारशंबे को खम्मम के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आगाज अमल में आया। जुमेरात यानी 19 जनवरी से रियासत की तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दी वार्ड्स में आंखों की रोशनी के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिल्ली, पंजाब और केरला के अपने 3 हम मनसबों अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान और पी विजयन के अलावा उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी राजा के साथ रस्मी तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज किया। एक तस्वीरी नुमाइश का भी इस मौके पर एहतमाम किया गया था, जिसके दौरान ओहदेदारों ने इंतहाई अहम तरीन शख्सियतों को 1.5 करोड़ अफराद की बहबूद के लिए शुरू करदा इस प्रोग्राम के अगराज व मकासद से वाकिफ करवाया। इन कायदीन की मौजूदगी में 6 अफराद की आंखों के मायने किए गए। अहम तरीन शख्सियतों ने बाद अज़ां उन अफराद में ऐनकें तकसीम की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने चारशंबे को 3 रियासतों के चीफ मिनिस्टरों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ नाश्ते पर मुलाकात की, जो खम्मम में बीआरएस के जलसे आम में शिरकत के लिए हैदराबाद आए हुए थे। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान, चीफ मिनिस्टर केरला पी विजयन, साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश सिंह यादव, सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा और दीगर कायदीन ने चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइश का प्रगति भवन में एहतमाम करदा नाश्ते के इजलास में शिरकत की। ये कायदीन मंगल की शबी हैदराबाद पहुंचे थे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपनी सरकारी रिहाइश का पहुंचने वाले मेहमानों का खैर मकदम किया और उन्हें गुलदस्ते पेश करते हुए शाल पोशी की। बीआरएस के सरबराह ने समझा जाता
बताता है कि तीनों रियासतों के अपने हम मनसबों और दूसरे कायदीन के साथ कौमी सियासत पर तबादला ख्याल किया। बादशाह चीफ मिनिस्टर ने दौरा कुरिंदा सर्वे कायदीन के साथ यादगिरी गुट्टा पहुंचकर यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। तेलंगाना के वुजरा बी प्रशांत रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार, रुकने काउंसिल कविता भी उनके साथ थे। आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के 25 अरकान असेंबली को अवामी मुखालिफत का सामना होने से मुतालिक एक बयान के मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर ने आज वजाहत करते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने गलत अंदाज में पेश किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज महबूबाबाद जिले के नरसिम्लू पेट में बीआरएस की इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा था कि आने वाले इंतखाबात में 20 या 25 बीआरएस के अरकान असेंबली को तब्दील करने पर बीआरएस रियासत भर में 100 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उनके इस बयान को मुख्तलिफ अखबारात और मीडिया चैनल्स ने नुमाया अंदाज में पेश किया था और सोशल मीडिया पर भी उनका बयान काफी वायरल हो गया, जिस पर वजीर मौसूफ ने आज वजाहत करते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि उनका कहना था कि रियासत भर में 20 या 25 हलकों में बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली को कांग्रेस और बीजेपी से सख्त मुकाबला दरपेश होगा। ఎన్ని వక్రీకరణ చెప్పారు అంతా వీడియోలో క్లియర్గా నేను మాట్లాడిన భాష కూడా ఉన్నది. దాన్ని నేను కరెక్ట్గా ఆ భాష చూపెట్టకుండా కొంత కట్ చేసి కొన్ని మీడియాలలో చర్చలు పెట్టారు. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో 100 సీట్లు గెలిచే అవకాశాలు ఈజీగా ఉన్నాయని చెప్పాను. 80 సీట్లు గెలితే 20 సీట్లకు మనం కష్టపడాలి. దానికి చెప్తే తీరు వక్రీకరణ చెప్పారు. బీజేపీ కొన్ని జిల్లాలలో లేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కొన్ని జిల్లాలో లేదు, అంతటా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నదని క్లియర్గా చెప్పారు. దానికి కావాలని కొన్ని వీడియోస్ క్లియర్గా నాది ఉన్నది. ఇక్కడ ప్రెస్ వాళ్ళే అడవులు ఉన్నోళ్ళు క్లియర్గా చెప్పి ఇదే बीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदी के मामले को सीबीआई के हवाले कर देने से मुतालिक हाईकोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हुकूमत की जानिब से चैलेंज करदा दरखास्त पर आज चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच पर समाअत हुई। इस मौके पर रियासती हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्मंत दुबे ने हाईकोर्ट में हुई बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने अदालत को बताया कि सिंगल रुकनी बेंच ने इस केस की मुनासिब वजूहात न बताते हुए सिर्फ शक व शुबात पर इस केस की तहकीकात सीबीआई के हवाले कर दी। सिंगल रुकनी बेंच के फैसले से रियासती पुलिस के अज़ाइम पस्त हुए हैं और इसकी साख भी मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि सिंगल रुकनी बेंच इस केस को सीबीआई के हवाले करने से मुतालिक अपने फैसले में रियासती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली एसआईटी की तहकीकात शफाफ अंदाज में न होने से मुतालिक एक भी सबूत पेश नहीं किया। आज इस पूरे मामले पर काफ़ी बहस हुई और इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। आपको बता दें कि रियासती हुकूमत ने एक मामला दर्ज किया था कि बीआरएस के 4 अरकान असेंबली को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। भारतीय एयरटेल ग्रुप का डाटा सेंटर आरम नेक्स्ट डाटा सेंटर्स हैदराबाद में 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अपना हाइपर स्किल डेटा सेंटर कायम करेगा। पहले मरहले के लिए इस सहूलत के जरिए आईटी लोड के 60 मेगावाट की गुंजाइश पैदा की जाएगी। इसे असरी टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। आइंदा 5 से 7 साल के दौरान प्रोजेक्ट की तकमील का निशाना है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव की मौजूदगी में डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के सिलसिले में ऐलान किया गया। भारतीय एयरटेल ग्रुप की तरफ से सुनील भारती मित्तल और राजन भारती मित्तल इस मौके पर मौजूद थे। केटा ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि भारतीय एयरटेल ग्रुप के साथ ताल्लुकात मजीद जारी रहेंगे और मुस्तकबिल में भी ये ग्रुप रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आएगा। Big presence in Hyderabad in my state. So if Eurofins, does Eurofins have a big presence? It's one of the major pillars within the biopharmaceutical. So we do not only test for pharmaceutical area, but we test for all the medical device companies
got the privileges there. So how does things react with the human body when you have, for instance, implants? Are they poisonous or not poisonous? How do बीआरएस के आंध्र प्रदेश के सदर टी चंद्रशेखर ने बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव की जानिब से उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी सियासत के लिए बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बीआरएस के जलसे आम से मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए नामुनासिब इल्जामात लगाए जा रहे हैं। राव ने इल्जाम लगाया था कि वजीर आला केसीआर 4000 करोड़ रुपए की अराजी आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर रहे हैं। उसके बदले में टीआरएस केसीआर चंद्रशेखर राव 18 जनवरी के खम्मम जिले में होने वाले जलसे के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। इन इल्जामात को गलत करार देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अगर रघुनंदन राव के इल्जामात दुरुस्त हुए तो वो सर्वे नंबर की 90% अराजी वो ले लें और बाकी 10% उनको दे दें। उन्होंने वाजे किया कि बीआरएस का किरदार मुल्क की सियासत में अहम होने जा रहा है। तेलंगाना मॉडल को पूरे मुल्क में नाफिज करने के लिए केसीआर ने बीआरएस कायम किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देने के लिए कर्नाटक के एक लीडर को 500 करोड़ रुपए की पेशकश की। रेवंत रेड्डी ने आज जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये सनसनीखेज इल्जामात लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने कर्नाटक के एक अहम लीडर को उनकी पार्टी को शिकस्त देने के लिए 500 करोड़ की पेशकश की थी, जब ये पता चला कि कांग्रेस पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपने बलबूते पर 130 असेंबली सीटें जीतने वाली है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि केसीआर ने कर्नाटक के लीडर से उनकी पार्टी को 30 असेंबली सीटों पर शिकस्त देने के लिए बातचीत की। उन्होंने वजीर आला से पूछा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है तो उन्हें क्या मसला है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटका के साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी ने खम्मम में केसीआर की अवामी मीटिंग में उनके असली किरदार के बारे में जाने के बाद शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि वक्त केसीआर को मुनासिब सबक सिखाएगा। సంస్థల్ని ప్రారంభించింది ఎవరు, ఈ రోజు ప్రజలకు అందుబాటుకు అంకితం చేసింది ఎవరు అనేది చంద్రశేఖరరావు గారు చెప్పాలి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ సూటిగా అడుగుతుంది। ఈ రోజు పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ అన్ని పిఎస్యులు నవరత్నాలు అనే వాటిని అన్నిటిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రారంభించిందా లేదా? ఇవాళ పిఎస్యులను నరేంద్ర మోడీ గారు తెగ నమ్ముకుంటుంటే పార్లమెంటులో ఆయనకు అనుకూలంగా నిన్ను గెలిపించిన ఎంపీలను మోడీకి तेलंगाना पीसीसी के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने आज कांग्रेस वॉर रूम के केस के सिलसिले में हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस के रूबरू हाजिर हुए। इस केस के सिलसिले में साइबर क्राइम ने मल्लू रवि को सेक्शन 41A के तहत नोटिस जारी की थी। इस नोटिस के मुताबिक मल्लू रवि ने आज 11:30 बजे दिन सीसीएस के दफ्तर पहुंचे। बताया गया कि तहकीकात के दौरान साइबर क्राइम के अहदेदारों ने मल्लू रवि से कई सवाल किए। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो पुलिस की जानिब से पूछे गए तमाम सवाल के जवाब दिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस फोरम से साइबर क्राइम पुलिस ने उनकी पार्टी के कई अहम इत्तलात को हासिल किया। उन्होंने कहा कि इस तहकीकात के बाद वो साइबर क्राइम से पार्टी की तमाम इत्तलात को वापस देने की दरखास्त करेंगे। समाधान చెప్పడం జరిగింది। ఇంకా ఏమన్నా కావాలి? तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने 4 शुबे को अपने फर्जंद भगीरथ की मुदाफियत की। हत्या के एक और वीडियो वायरल हो गया जिसमें देखा जा सकता है कि भगीरथ महिंद्रा यूनिवर्सिटी में अपने साथी को जदोकोब करा है। यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से बीजेपी के रियासती सदर के फर्जंद के खिलाफ पुलिस में शिकायत के इंदराज के एक दिन बाद बंडी संजय ने अपने बेटे की यह कहते हुए मुदाफियत की कि वो उस साथी से लड़ाई कर रहा था जिसने एक लड़की से उसका मोबाइल नंबर हासिल करते हुए उसे पयामात के जरिए हरासा कर रहा था। बीजेपी लीडर ने इल्जाम लगाया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो गश्त कर रहा है इसमें एक सियासी साजिश है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर इल्जाम आयद किया कि उनके तीनों बच्चों के करियर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि वो उनका सियासी तौर पर मुकाबला करें। बंडी संजय ने दावा किया कि यह वाकया 2 माह कबल रौनुमा हुआ था और मामले की यकसुई भी कर ली गई थी, लेकिन अब उन्हें और उनके बेटे को निशाना बनाने के लिए यह वीडियो गश्त किया जा रहा है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।